भारत की नदियों को कवर करेंगे। तो ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसीलिए हम इसे 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि हम इसे कैसे कवर करेंगे। तो जो भारत की नदियाँ हैं इन्हें 2 भाग में बांटा गया है। एक है हिमालयी नदियाँ, दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। जो हिमालयी नदियाँ हैं इन्हें आगे 3 भागों में बांटा गया है: सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। तो पूरे उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक, यानी कि नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक इन नदियों का विस्तार है, हिमालयी नदियों का। तो आज के इस वीडियो में हम सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र इसे कवर करेंगे। इसे नेक्स्ट पार्ट में जो गंगा नदी तंत्र है उसे कवर करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। गंगा नदी तंत्र तो सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। और लास्ट वीडियो में हम जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, यानी कि जो मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियां हैं, उन्हें कवर करेंगे। तो ये वीडियो 3 पार्ट्स में आएगी, मतलब कि भारत की नदियां हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र में जैसा कि नाम से ही क्लियर है, मुख्य नदी होगी सिंधु नदी और बाकी की नदियां इसकी सहायक नदियां होंगी। तो सबसे पहले देखते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी 3 देशों में होकर बहती है। कौन कौन से? चीन, भारत और पाकिस्तान। तो सिंधु नदी चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। तो ये चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है और उसके बाद भारत के लद्दाख में एंटर करती है। तो फिर भारत के लद्दाख से होते हुए ये पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान से गुजरते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो इसका उद्गम स्थल कहाँ हुआ? उद्गम स्थल क्या होता है? जहाँ से नदी की शुरुआत होती है। और मुहाना क्या होता है? जहाँ पर नदी खत्म होती है। तो सबसे पहले देखते हैं उद्गम स्थल। तो उद्गम स्थल है तिब्बत में मानसरोवर झील। याद रखिएगा, मानसरोवर झील से ये निकलती है। और मुहाना क्या है? कहाँ पर जाकर गिरती है? तो अरब सागर में। तो ये दोनों याद रखिएगा। तो उसके बाद है कि सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियाँ तिब्बत से आती हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो बाकी नदियाँ हैं सिंधु नदी तंत्र की वो भारत से निकलती हैं, पर 2 नदियाँ हैं जो भारत से बाहर चीन के तिब्बत से निकलती है। कौन कौन सी? एक तो खुद सिंधु नदी, ये भी मानसरोवर झील से निकल रही है, और दूसरी सतलुज नदी। तो ये भी देखिए, ये भी सा से शुरू हो रही है और ये भी सा से शुरू हो रहा है, मतलब कि सतलुज और सिंधु दोनों की शुरुआत सा से ही हो रही है। और एक है पहली नदी, मतलब कि सिंधु नदी तंत्र के सबसे ऊपरी नदी, और एक है सबसे लास्ट वाली नदी। ये दोनों नदियाँ भारत के बाहर मानसरोवर झील से निकलती हैं और बाकी की नदियाँ भारत से ही निकलती हैं। तो सिंधु नदी के दाएं तट पर भारत का लेह शहर स्थित है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो जो लेह शहर स्थित है ये सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, याद रखिएगा। अब हमने सिंधु नदी के बारे में पढ़ लिया। एक बार हम इसकी सहायक नदियाँ मैप में देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं झेलम नदी। तो सिंधु नदी यह सबसे ऊपर, उसके बाद इसकी सहायक नदी है झेलम नदी। तो झेलम नदी के बाद है चिनाब नदी। यही इसका सही क्रम है, याद रखिएगा। सबसे ऊपर है झेलम, उसके बाद है चिनाब, और उसके बाद है रावी नदी, उसके बाद है व्यास नदी, और सबसे लास्ट में है सतलुज नदी। सिंधु नदी तंत्र की शुरुआत सा से ही हो रही है, सिंधु से, और ख़त्म भी सा पर ही हो रही है, यानी कि सतलुज पर। सा से शुरू होकर सा पर ही ख़त्म हो रही है। तो सही क्रम क्या है? सबसे ऊपर है झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, व्यास और सतलुज। चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि चिनाब नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी? सिंधु नदी की। तो ये सहायक नदियों में सबसे बड़ी बहन है, बाकी की इसकी छोटी बहनें हैं। तो बड़ी बहन का क्या काम होता है कि छोटी बहनों की उंगली पकड़कर उनको रास्ता दिखाना। तो यही काम इसका है। ये चिनाब नदी सबसे बड़ी बहन है, बाकी की बहनें इसमें मिल जाती हैं, इसकी उंगली पकड़ लेती हैं और ये उनको
उसके मंजिल तक पहुंचाती है, यानी कि बड़ी बहन के हिसाब से ये उनको रास्ता दिखाती है। ये सब नदियाँ इनमें जाकर मिल जाती हैं, मतलब कि जो बाकी की नदियाँ हैं ये चिनाब में मिल जाती हैं और चिनाब जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। इस प्रकार जो पांचों की पांचों नदियाँ हैं ये सिंधु नदी में मिल जाती है। आशा करता हूँ आपको ये याद रहेगा। तो अब आगे देखते हैं। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, ये जितनी भी नदियाँ हैं ये भारत होते हुए पाकिस्तान जा रही हैं। इसीलिए पाकिस्तान को ये डर सता रहा था कि कहीं भारत इन नदियों को रोक न दे। इसीलिए भारत और पाकिस्तान के मध्य एक समझौता हुआ जिसे कहते हैं सिंधु जल समझौता। ये क्या है इसे देख लेते हैं। तो सिंधु नदी तंत्र के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ जिसे कहते हैं इंडस रिवर ट्रीटी। तो इस संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने दस्तखत किए थे। ये दोनों, एक प्रधानमंत्री और दूसरे पाकिस्तान के राष्ट्रपति, इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। इनके बीच हुआ था इंडस रिवर ट्रीटी। तो इस समझौते में क्या निर्णय लिया गया? जैसा कि आप जानते हैं सिंधु नदी तंत्र में कितनी नदियां हैं? तो 6 नदियां हैं। तो 6 नदियों में से 3 नदियों का अधिकार, मतलब कि 3 नदियों के पानी का अधिकार पाकिस्तान को दे दिया गया और 3 नदियों के पानी का अधिकार भारत को दे दिया गया। तो ये कौन कौन सी नदियां हैं यही एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो ऊपर वाली 3 नदियां हैं, सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी, इन तीनों नदियों के पानी के इस्तेमाल का अधिकार पाकिस्तान को दे दिया गया। और जो नीचे की 3 नदियां हैं, रावी, व्यास और सतलुज, इन तीनों नदियों का अधिकार भारत को दे दिया गया। तो ऊपर की 3 नदियों का इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा और नीचे की 3 नदियों का इस्तेमाल भारत करेगा। तो इस समझौते के तहत जो ऊपर की 3 नदियां हैं इनका पानी भारत नहीं रोक सकता। वहाँ पर विद्युत उत्पन्न कर सकता है, मतलब कि बिजली का उत्पादन कर सकता है, पर पानी नहीं रोक सकता। ये इसमें डिसाइड हुआ है। तो आशा करता हूँ आपको सिंधु जल समझौता समझ आ गया होगा। तो अब हम एक एक करके जो सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदियाँ हैं इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सिंधु नदी तंत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब से। तो चिनाब का उद्गम स्थल और मुहाना देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है कि इस नदी का उद्गम स्थल बताओ, मुहाना बताओ, और जो विशेष बातें हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चिनाब नदी का उद्गम स्थल। तो चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? बारालाचा दर्रा। ये मैंने आपको दर्रे की वीडियो में बताया था कि बारालाचा दर्रा कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में है। तो चिनाब नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से निकलती है और ये ख़त्म कहाँ पर होती है? तो आपको पता है ये सभी नदियाँ सिंधु नदी में जाकर मिल जाती हैं। तो ये सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। तो उसके बाद सिंधु नदी अरब सागर में गिर जाती है। तो याद रखिएगा ये बारालाचा दर्रा से निकलती है। और हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से भी जानते हैं। तो इसे चंद्रभागा नदी क्यों कहते हैं? हिमाचल प्रदेश में 2 नदियां हैं, एक है चंद्र और दूसरी है भागा। तो ये दोनों नदियां जहां पर आकर मिलती हैं वहीं से चिनाब नदी शुरू होती है। तो इसीलिए इसे चंद्रभागा नदी कहते हैं, क्योंकि चिनाब नदी चंद्र और भागा दोनों से मिलकर बनी है, इसीलिए इसे चंद्रभागा नदी भी कहते हैं। और ये जब एग्ज़ाम में पूछा जाए इसका हिंट याद रखना, ये दोनों चा से शुरू हो रही हैं। जितनी भी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं इसी में से सिर्फ एक चिनाब नदी है जिसकी शुरुआत चा से होती है, और चंद्रभागा नदी की शुरुआत भी चा से होती है। तो ये एक हिंट है जिसे आप क्लिक करके याद रख पाएंगे कि चंद्रभागा नदी और चिनाब नदी दोनों एक ही हैं। तो उसके बाद देखते हैं कि चिनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो चिनाब नदी है ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो चिनाब नदी हमने देख ली। अब हम बाकी की सहायक नदियाँ एक एक करके देखते हैं। तो इनको मैंने एक ही स्लाइड में कवर कर दिया, इनका उद्गम स्थल और मुहाना और जो विशेष बातें याद रखनी है, तो इसे आप याद रख पाएंगे। ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि इनका उद्गम स्थल कौन सा है, क्योंकि मुहाना तो आपको पता ही है कि जितनी भी सहायक नदियाँ हैं ये चिनाब नदी में मिल जाएंगी और चिनाब नदी सिंधु नदी में मिल जाएगी। पर जो इसका उद्गम स्थल है ये इम्पोर्टेंट बनता है। तो हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं झेलम नदी। तो झेलम नदी का उद्गम स्थल है बैरी नाग झील। तो मैंने झील वाली वीडियो में आपको बताया था
कि जितनी भी नाग नागिन वाली झीलें हैं ये कहाँ पर हैं, तो ये हैं जम्मू कश्मीर में। तो झेलम नदी जम्मू कश्मीर के बैरी नाग झील से निकलती है और मुहाना चिनाब नदी है, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसे आप याद कैसे रख पाएंगे कि बैरी नाग झील से झेलम नदी निकलती है। तो जैसा कि इस झील में लिखा है नाग, तो इसके पीछे है ना नाग, तो जो नाग नागिन हैं इनको कोई आम नदी नहीं झेल सकती, तो कोई ऐसी नदी हो जो इनको झेल पाए, तो इस नदी का नाम ही रख दिया गया झेलम। ये इतने नाग नागिनों को झेल रही है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया झेलम नदी, क्योंकि ये बहुत से नाग नागिन को झेल रही है। एक तरीका है जिसे आप याद रख पाएंगे। तो ये भी याद रखना कि जो श्रीनगर है ये झेलम नदी के तट पर है। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो श्रीनगर झेलम नदी के तट पर है, याद रखिएगा। तो झेलम नदी के बाद देखते हैं रावी नदी। तो रावी नदी निकलती है रोहतांग दर्रा से। रोहतांग दर्रा मैंने आपको दर्रे वाली वीडियो में बताया था, ये है हिमाचल प्रदेश में। और इसका मुहाना तो चिनाब नदी, ये तो आपको पता ही होगा। तो रावी नदी निकलती है रोहतांग दर्रे से। रोहतांग ये रा से शुरू हो रहा है, ये ऐसे याद हिंट है एक, याद रख लेना कि रा से ये भी है, रा से ये भी है। तो रोहतांग दर्रे से निकलती है रावी नदी। और जो लाहौर शहर है पाकिस्तान का, लाहौर बहुत ही फेमस शहर है लाहौर, ये रावी नदी के तट पर ही है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लाहौर किस नदी के तट पर है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये है रावी नदी के तट पर, याद रखिएगा। तो झेलम और रावी ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं सतलुज। तो सतलुज नदी राकसताल जो कि मानसरोवर झील है तिब्बत में, वहाँ से निकलती है। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि दो नदियाँ हैं, एक तो सिंधु नदी और एक है सतलुज नदी। दोनों साथ से शुरुआत हो रही है, एक है पहली और एक है आखिरी। ये दोनों भारत के बाहर मानसरोवर झील से निकलती हैं। इसी प्रकार जो सतलुज नदी है वो कहाँ से निकल रही है, मानसरोवर झील के राकसताल से, याद रखिएगा। तो जो भाखड़ा बांध है ये सतलुज नदी पर है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाखड़ा बांध किस नदी पर है, तो याद रखिएगा सतलुज नदी पर है भाखड़ा बांध। जितने भी बांध हैं इम्पोर्टेड, मैं उस पर एक वीडियो लेकर आऊँगा, पर अभी आप देख लीजिए कि सतलुज नदी पर है भाखड़ा बांध। तो उसके बाद है व्यास नदी। ये सिंधु नदी तंत्र की आखिरी सहायक नदी है। तो याद रखिएगा रावी और व्यास दोनों का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा ही है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। कौन कौन सा, रावी और व्यास। इसे अगर मैं आपको एक हिंट बताऊं तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रावी नदी कहाँ से निकलती है, तो रा से शुरू हो रही है रोहतांग दर्रे से। उसी प्रकार आप रावी लिख लीजिए, रावी ये कहाँ से निकल रही है, रोहतांग दर्रे से। तो रा से रावी हो गया और वा से व्यास हो गया, तो दोनों रोहतांग दर्रे से निकल रही हैं। रावी से ही आप क्लियर कर लेना, एक हिंट है, रावी नदी लिखेंगे तो दोनों रोहतांग दर्रे से निकल रही हैं। रा से रावी और वा से व्यास, दोनों कहाँ से निकल रही हैं, रोहतांग दर्रे से। तो व्यास नदी इकलौती ऐसी नदी है जो भारत में ही शुरू होती है और भारत में ही ख़त्म हो जाती है। तो ये सतलुज नदी में जाकर मिल जाती है और सतलुज नदी इसे चिनाब नदी में मिला देती है। तो याद रखिएगा ये भारत में ही शुरू होती है और भारत में ही ख़त्म हो जाती है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पंजाब के हरिके क्षेत्र में सतलुज और व्यास का ये जहाँ पर संगम हो रहा है, यहीं से एक नहर निकलती है जिसे कहते हैं इंदिरा गांधी नहर। ये भारत की सबसे बड़ी नहर है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। जहाँ पर सतलुज और व्यास का संगम हो रहा है यहीं से निकलती है एक नहर जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, और ये हमारे भारत की सबसे बड़ी नहर है। तो सिंधु नदी तंत्र के बाद अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। तो तीन नदियां हो गईं जो मानसरोवर झील से निकलती हैं। कौन कौन सी, सिंधु, सतलुज और ये ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मानसरोवर झील से कौन सी तीन नदियां निकलती हैं। तो तीन नदियां हैं सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। तो यह है तीन देशों से होकर बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन कौन से, चीन, भारत और बांग्लादेश। तो ये चीन के तिब्बत से निकलती है और भारत में यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में है नामचा बरवा पर्वत। मैंने आपको पर्वत वाली वीडियो में बताया था। तो यहाँ से टकराकर ये यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश करती है। तो भारत से होते हुए ये बांग्लादेश में जाती है और बांग्लादेश से ये सीधा बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो याद रखिएगा चीन, भारत और बांग्लादेश ये तीन देशों से होकर गुजरती है। और ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर।
इसकी टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है, पर भारत में इसकी लंबाई है 916 किलोमीटर। और ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है, याद रखिएगा, यह सबसे चौड़ी नदी है भारत की। और ब्रह्मपुत्र नदी को अन्य नामों से जाना जाता है, मतलब इसके और भी नाम हैं और यही इम्पोर्टेंट है। तो तिब्बत में इसे जानते हैं यारलुंग सांगपो नाम से। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं सांगपो नदी। और अरुणाचल प्रदेश में, जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो इसे कहते हैं दिहांग नदी। और यही नदी जब आगे बढ़कर असम में जाती है तो असम में कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। और यही नदी जब आगे बांग्लादेश में जाती है तो वहाँ पर इसे कहते हैं जमुना नदी। तो इसके सभी नाम याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तिब्बत में कहते हैं सांगपो, अरुणाचल में कहते हैं दिहांग, असम में कहते हैं ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में कहते हैं जमुना। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। वैसे तो ब्रह्मपुत्र की बहुत सी सहायक नदियाँ हैं, पर जो इम्पोर्टेंट हैं मैंने वो कवर की हैं। यही ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या खलासी की तैयारी कर रहे हैं तो सीधा बस सहायक नदियाँ याद रख लीजिए, वही पूछा जाएगा कि कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। पर अगर आप पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि कौन सी सहायक नदी दाईं ओर से आकर मिल रही है, कौन सी बाईं ओर से आकर मिल रही है। मैंने वो भी कवर किया है, तो दोनों मैं आपको याद कराऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि बाईं ओर से यानी कि लेफ्ट साइड से कौन सी मिल रही है। तो ये तो आपका दाईं ओर होगा, पर नदी का ये बाईं ओर होगा। क्यों? क्योंकि नदी ऊपर से आ रही है नीचे की ओर। अगर आप अपने आप को ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो ये आपका दाईं ओर होगा और ये बाईं ओर होगा। तो इसी प्रकार हम तो नदी के हिसाब से देखेंगे ना, नदी ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो ये नदी का बाईं ओर है और ये दाईं ओर है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बाईं ओर आकर कौन कौन सी सहायक नदियाँ मिलती हैं। तो चलिए बाईं ओर से शुरू करते हैं। तो सबसे ऊपर है दिबांग नदी, उसके नीचे है लोहित नदी। और याद रखिएगा लोहित नदी को खूनी नदी भी कहते हैं। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन सी नदी है जिसे खूनी नदी कहते हैं, वो है लोहित नदी। और दिबांग नदी और लोहित नदी दोनों इम्पोर्टेंट हैं, ज़्यादातर पूछी जाती हैं। उसके बाद है धनसिरी नदी और उसके बाद है कोपिली नदी। तो ये चारों नदियाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं जो बाईं ओर से जाकर मिलती हैं। कौन कौन सी? दिबांग, लोहित, धनसिरी और कोपिली। तो इसे आप याद कैसे रखोगे ये मैं आपको एक कहानी से बताता हूँ, क्योंकि अगर आपको बाईं ओर वाली सहायक नदियाँ पता होंगी तो जो बाकी बची वो दाईं ओर से आएंगी। तो हम बाईं ओर वाली याद रखते हैं। तो चार नदियाँ हैं दिबांग, लोहित, धनसिरी और कोपिली नदी। तो कहानी क्या है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। इसमें तैरना आसान नहीं है क्योंकि जो इसका प्रवाह है वो काफ़ी तेज होता है और काफ़ी चौड़ी नदी है। तो अगर किसी आदमी को जिसको स्विमिंग ना होती हो उसे इस नदी के पास ले जाया जाए और तैरने को कहा जाए तो उसका दिल जोर से धक धक करने लगेगा। वो डर जाएगा कि भाई मैं कैसे तैर पाऊँगा, इसमें तो बड़े बड़े जो स्विमर हैं वो भी तैर नहीं पाएंगे। तो याद रखिएगा उसका दिल धक धक करने लगेगा। उसी से हम याद रखेंगे। देखिए यह है दिबांग नदी और यह है लोहित, दोनों की शुरुआत हो रही है दिल। तो हो गया दिल, यह धनसिरी ध और आगे है कोपिली क। तो दिल धक, दिल धक से आप याद रखेंगे। ये तो आप याद रख लेंगे कि इसकी सहायक नदी हैं, पर अगर आपको ये याद ना रहा कि दाईं ओर से मिलती हैं तो कि बाईं ओर से मिलती हैं, ये कैसे याद रख पाएंगे। तो जो आपका दिल धक धक हो रहा है आप हाथ लगाइए, दाईं ओर हो रहा है या बाईं ओर, तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो दिल है हमारा बाईं ओर है। तो इसे याद रख पाएंगे कि दिल धक धक हो रहा है तो बाईं ओर है दिल, तो ये बाईं ओर से मिलती हैं। तो ये आप याद रख लीजिएगा। तो उसके बाद देखते हैं अब हम दाईं ओर वाली नदियाँ। बाईं ओर वाली याद हो गई, अब दाईं ओर वाली देखते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है तिस्ता। तिस्ता नदी जो है ये चोलामू झील से निकलती है। झील वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो चोलामू झील है ये भारत की सबसे ऊंची झील है, सिक्किम में है। तो वहीं से निकलती है तिस्ता नदी और वहाँ से आकर ये मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी में। उसके बाद है संकोश नदी और उसके बाद है मानस नदी और उसके बाद है सुबनसिरी नदी। तो ये चार नदियाँ हैं, ये मिलती हैं दाईं ओर से, और ये हैं चार नदियाँ ये मिलती हैं बाईं ओर से। तो बाईं ओर वाली या तो आपको याद रहेंगी ना कि दिल धक धक करने लगता है। अगर कोई आदमी ब्रह्मपुत्र में तैरने को कह दे तो दिल धक से याद रखेंगे और दिल धक धक
हमारा दिल कहाँ पर है, तो बाईं ओर है, तो ये बाईं ओर से मिलती हैं। तो उसके बाद लास्ट में देखते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में ही है और ये असम में है। जो जहाँ से असम में ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है ना, वहीं पर सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और असम ने तो इसे द्वीप जिला भी घोषित कर दिया है, इसको एक जिला घोषित कर दिया है माजुली के। याद रखिएगा, इतना बड़ा ये द्वीप है माजुली द्वीप, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है।